आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधुर गुप्ता आज की मीटिंग का मैं होस्ट हूं और मैं इस मीटिंग में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग आत्मनिर्भर ऑप्टिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज हाउ ऑप्टिकल इंडस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। This session is organized by Optician India with Optics Fair organized by SS Exhibitors in association with SMARS। और आगे की मीटिंग के लिए सारे के सारे जो हमारे माननीय पैनलिस्ट हैं उनकी इंट्रोडक्शन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरदार दविंदर सिंह कालरा जी, जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, पंजाब ऑप्टिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। पंजाब में और पैन इंडिया में बंसल साहब के साथ में मिलके इन्होंने सभी ऑप्टिशियंस को मिलके साथ में काम करने की एक शिक्षा दी है, जिसके तहत ये एसोसिएशंस के प्रभारक भी बने हैं। ही इज अ डाउन टू अर्थ एंड रिनोन्ड सोशल वर्कर एंड लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ में भी कई सालों से ये जुड़े हुए हैं। कालरा जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और सबको मैं इस अपनी दिल की गहराइयों से जी आया कहता हूँ। आज का जो स्पेशल सेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको हिंदी में ही रखूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो हिंदी में ही चाह रहे थे कि हमारा ये सेशन है जो हिंदी में किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन मैं हिंदी में भी आप सबको जितना ज़्यादा मैं डिटेल में बता सकूँ मैं सबको वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। और आज का जो प्रोग्राम है, हमारे सुभाष बंसल जी जो कि ऑप्टिशियन इंडिया के साथ साथ OAI के प्रेसिडेंट साहब हैं, और उनके मेन मन में था कि हम इंडस्ट्री जो है हमारी वो बहुत सारी पहले कोविड से पहले हमारी इंटरनेशनल MNC के साथ बहुत सारे ब्रांड्स में अच्छा काम कर रही थी। लेकिन आज जो कोविड के बाद हालात पैदा होंगे वो हम सब जानते हैं कि जो एक बायर था उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो आज आत्मनिर्भर हमने कैसे होना है और अपनी इंडस्ट्री में जो हमारे पास हीरे पड़े हुए हैं हमारी ऑप्टिकल इंडिया की इंडस्ट्री में, उनको आपके सन्मुख प्रस्तुत करना है। उनसे हमने इंस्पिरेशन लेनी है, उनको जोश देना है। और हमारा जो आत्मनिर्भर का प्रोग्राम है सारे हिंदुस्तान में अपनी ऑप्टिकल इंडस्ट्री को बढ़िया तरीके से खड़े करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये आज का प्रोग्राम स्पेशल किया गया है। मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूँ। श्री दर्शन लाल मदान जी बॉन्टन ऑप्टिशियन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारे सबके लिए एक मार्गदर्शक हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है इनकी एक अपनी हस्ती रही है। हमारी जितनी भी ऑप्टिकल ट्रेड के रिटेलर्स हैं वो इनके पदचिन्हों के ऊपर चलते हुए बुलंदियों को छूते हैं, और इनके फुटस्टेप को फॉलो करते करते बहुत सारी इंडस्ट्री आज जम्मू कश्मीर से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक ये हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी हैं। और हमेशा अपने ऑप्टिकल ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए सबको जिसे जैसे कोई दिशा निर्देश चाहिए होते हैं अपना प्यार सबको देते हैं। मैं आप सन्मुख के सामने हमारे बहुत ही आदरणीय श्री दर्शन लाल मदान जी को प्रस्तुत करता हूं और नमन करता हूं कि आज इन्होंने अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला और सारे ही हिंदुस्तान के लोगों को आपने दर्शन दिए और अपनी दिशा निर्देश देंगे। दर्शन लाल मदान जी, ठीक है, जिनको आप सभी जानते हैं, और मैं उनको आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार मदान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? वेलकम एवरीबॉडी एंड मैं सब बच्चों को प्यार भेजता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री का वेरी सीनियर पर्सन हूँ, जो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं एक्चुअली एक हिस्ट्री उस इंडस्ट्री की लास्ट 70 ईयर से मैं इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक आत्मनिर्भरता का कंसर्न है,
हम लोगों को बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकली साउंड बहुत लोग हैं, जबकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी 50s के अंदर। मैं जब पीछे हिस्ट्री को देखता हूँ तो उस वक्त भी इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक प्लांट थे जहाँ पर बड़े अच्छे फ्रेम बनते थे। एक कंपनी थी, शायद आप लोगों ने नाम सुना, आर्ट बेंगल के नाम से, जिसके मालिक थे भोगीलाल शाह। ट्रस्ट के नाम से फ्रेम बनाते थे बहुत अच्छे। उसके बाद मॉन्टेक्स कारपोरेशन आई, एलाइट ऑप्टिकल्स आई, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फ्रेम बनाए, और ना बनाए बल्कि बहुत एक्सपोर्ट की। बल्कि इतने इतने अच्छे लोग थे जिनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन एकेडमिकली बहुत नहीं थी, बट टेक्निकली इतने स्ट्रांग थे। जैसे इसमें नरसी भाई थे, हमारे दास भाई थे, कीमा बनाते थे कमाल की। और आज भी उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इंडस्ट्री में, अगर उनके पास कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़े, बट उनके पास इतनी जबरदस्त स्किल थी कि वो किसी इंजीनियर से मच बेटर क्वालिटी की फ्रेम दी। और मैं ये आपको बड़ा श्योर करना चाहता हूँ, ये हमारी कंट्री के लिए एक गोल्डन पीरियड है जिसे कैश कर सकते हैं। जितने भी आपने लोगों के नाम बतलाए हैं, जैसे स्पेशली सुनील गुप्ता हुए, देवेश जी हुए, इनके ब्रदर नरेश हैं, या इतने हमारी इंडस्ट्री के अंदर लेंस वाले हैं, एक से एक इंटेलिजेंट आदमी। इनके लिए कोई प्लांट सेट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जबकि गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार। और इंडस्ट्री में आज से और आज से 60-70 साल में इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है। आज हमारे पास हर टाइप की टेक्निकल नाउ है। और स्पेशली मैं बताता हूँ, जहाँ तक शीट के फ्रेमों का लगता है, हमारी इंडस्ट्री अच्छा फ्रेम प्रोड्यूस करती है, पहले भी करती थी। अब तो जितनी भी कमियां थी सब पूरी हैं, कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे बेहतर बना सकते हैं। जबकि हमारी इम्पोर्ट अगर थोड़ी छोटा करना हो जाएगी तो वी विल एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द फ्रेम्स। अब देखिए ये टेक्निकल और नौ और मशीनरी के अब 90 तक इंडिया में इम्पोर्ट बिल्कुल अलाउड नहीं थी, और हम लोग जो भी चीजें बेचते थे सब इंडिया क्राफ्टेड इन इंडिया थी, और वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड क्वालिटी एंड विच इज वी हैविंग एक्सपोर्टिंग। मुझे याद है कि 1983 में मैं मॉन्टेक्स कॉर्पोरेशन के जो एमडी थे उनके साथ मीडो अटेंड करने के लिए गया, एंड मैंने देखा कि पीपल आर एप्रिशिएटिंग आवर कंट्री मेड फ्रेम सो मच। दे हैड अ वेरी गुड नंबर ऑफ द कस्टमर व्हिच इज वेरी रेगुलरली इंपोर्टेड, एंड दे बिगेस्ट एक्सपोर्ट टू द रशिया। ऐसे ही लाइट ऑप्टिकल इंडस्ट्री जिनके पास बहुत अच्छा क्राउड था, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं ये फील करता हूँ ये जो टाइम है, हमको इन लोगों को कैश करना चाहिए। और हमारी इंडस्ट्री इस तरीके, हमारी तो इंडिया की अपनी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि इसमें हर ग्रेड का आदमी है। अगर पहले हम बहुत अच्छा नहीं बना सकेंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ उसका बायर भी है। आस्ता आस्ता अगर आदमी पीछे जाए, तो जब जापान में फ्रेम या स्पेक्टिकल लेंसेज बनने शुरू हुए थे, उस वक्त क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब भी हम चीज सस्ता बेचते थे तो कहते थे ये जापानी है। आज जापान के अंदर जो क्वालिटी ऑफ फ्रेम्स, जो क्वालिटी ऑफ लेंस प्रोड्यूस होती है, दैट इज द वर्ल्ड नंबर 1, बेटर देन एनी कंट्री। एंड हमारा जो करेक्टर कल्चर रहता है कि हम लोग बहुत मेहनती, ईमानदार, हार्ड वर्कर, इंटेलिजेंट हैं। दुनिया की सब कंट्री के अंदर इंडियन जो है उन्होंने अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाई है, एंड एवरीवेयर इज एप्रिशिएटेड। मेरी गुड विशेस है, बेस्ट विशेस है कि आप देखना इन 2025 इंडिया विल बी इन ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज मे बी नंबर 1। विद माय गुड विशेस आई जस्ट फिनिश माय 825। सर मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस मीटिंग का एक जो चार्ट होना चाहिए, क्या रास्ता हमें अपनाना चाहिए आगे, उसका भी हमारे को एक थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, इसके लिए अगर तो हमें बहुत अच्छा तरीके से अपनी इंडस्ट्री को ले जाना है तो हमें सबसे पहले एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। इसमें एक इंडस्ट्री का रोड मैप तैयार करें। अब देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडस्ट्री के लिए कि टेक्निकल नॉलेज का होना। हमारी इंडिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि प्रमोट कर सके हमारी ऑप्टिकल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए देखिए, जैसे हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल टैलेंटेड के इतने लोग हैं। लेंस इंडस्ट्री के अंदर सुनील है,
देवेश हैं, और सबसे ऊपर राम जैसा आदमी आपके पास है जिसको नेशनल इंटरनेशनल इतनी नॉलेज है इंडस्ट्री की, फ्रेम इंडस्ट्री की भी, लेंस इंडस्ट्री की भी। ऐसे ही हमारे जो आज की जो यंग टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर जाते हैं, वो वहाँ से टेक्निक को यहाँ इंडिया में ला सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को इकट्ठे करके बल्कि रखना चाहिए, ताकि जो इसके अलावा भी जो अभी करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है, हाँ जी सर, हमारी जो इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री से भी, वो है कि जॉब पे फुटफॉल बहुत कम हो रहा है। हालांकि ये एजेंडे में नहीं है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये सब चीज तभी है कि हम ऐसे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाए जिसपे हम लोग जॉइंटली सब लोग मेहनत करके इंडिया की इंडस्ट्री को वर्ल्ड ओवर नंबर 1 बना सकें। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में जाना माना नाम हमारी इंडस्ट्री का, सब जानते हैं इनको, श्री पी रामाचंद्रन, जिनको राम जी के नाम से जानते हैं। एक होली नाम, वैसी ही मिठास इनकी बातों में। मैनेजिंग कंसल्टेंट हैं आई केयर सेक्टर में, और ऑनरी एडवाइजर हैं इंडियन विजन इंस्टीट्यूट में। और सबसे बड़ी बात है कि 34 वर्षों से कॉर्पोरेट में ये अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं। पिछले 22 वर्षों से ये हमारे ऑप्टिकल ट्रेड को बुलंदियों के ऊपर लेके जा रहे हैं, और नई नई इनोवेशन करना इनके स्वभाव में है, कुछ ना कुछ नया करते रहना और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना और साथ लेके चलना। और सबसे बड़ी बात यह है, दोस्तों के दोस्त हैं, और इनके मन में टेनिस और क्रिकेट की तरह हर मैदान को फतेह करना जानते हैं। तो मैं आज इनका, राम जी का, क्योंकि ये इंडियन इंडस्ट्री के सेक्टर में भी अपने आप को हमें गाइडलाइन देने के लिए आए हैं, और इनके मन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज हमें ये अपने विचार देने के लिए हमारे साथ जुड़े। रामाचंद्रन जी नमस्कार। Thank you Madhu ji, and thank you all for organizing this, Bansal ji, and having the blessings of Darshanath ji. I think it's an honor for all of us. So मुझे अफसोस की बात है कि मैं हिंदी में बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि समझता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो my apologies to the group. So I will try and translate, sir, for the audience in a summary form. Fine. Okay, straight to the question. So straight to the question, I'll take you forward. Financially speaking, many parts of the world has a cash flow which is better than the Indian manufacturing sector. There are lower interest rates, better laws, better infrastructure, and the credit period is also well controlled. Okay, for instance, Chinese are taking advances before shipping, whereas in India it's all on basis of a credit. What are the barriers which we can't match, and that's the reason why we cannot match their scale. Why is it so important to have scale, and how do we actually compete with the Chinese? Okay, I'll just draft this question in Hindi for the audience. आर्थिक रूप से दुनिया में कई हिस्से भारत से मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में कैश फ्लो बहुत बेहतर है बाकी जगहों में। यहाँ के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, और बेहतर कानून है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्रेडिट पीरियड भी अच्छी तरीके से नियंत्रित है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे सब लोग पहले एडवांस लेते हैं फिर सामान भेजते हैं, समथिंग लाइक दैट, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली। और यहाँ पे सब कुछ जो है वो क्रेडिट पे होता है। ये बाधाएं जो हमारे व्यापार के, मतलब हमें उनके साथ में जो मेल मैचिंग लेवल है चाइनीज के साथ में, वो हम उनके साथ में कैसे मैच कर पाएंगे स्केल में? हमारा स्केल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस का, और हम उनके साथ में कैसे compete करें, इसका हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए प्लीज। Thank you. So, thank you, and let me break this down into quickly into 2 or 3 points. So I will try to take you through the past, because it's always important in India to remember the past and the present, and later on to the future. So if you look at lens manufacturing, and if you see that India had
Bharat Ophthalmic Glass, of course, and we were well ahead of time. We had a Russian collaborator, but due to various reasons, it was a limited public sector company, but couldn't run. Then it was manufacturing mineral blanks. Then we had Forbes, which was the Tata Group, which was started in '88. Then SRF, which where I worked along with Forbes. SRF also put a very large casting plant in India, and then it became subsequently Essilor, SRF, and so on. And Tektran, they were into casting. Right now, we have Aksh Optic Fiber, which is there in Delhi, which is also doing casting. Besides that, we have companies like Luxottica, GKB Ophthalmics, GKB VisionRx, iTech, and so on. GKB Agra, and many other people, and many of my esteemed other panelists, they also are in the business for quite a long time and having facilities. Now the question is, they have been there. So I think how do we make India into a very large platform for attracting investors, both domestic as well as international? So the key to success and how to compete with China, because end of it, consumer is a king. We need to understand that we should have the Indian pride for sure, but we also have to be cost competitive. We have to be excellent in our quality. So for me, the mantra is be local and go global, which is called Glocal basically, and which says you should start manufacturing top quality products with international standards. Look at innovation and R&D. We need to invest in innovation and R&D. Otherwise, we will just be a kind of a manufacturer, mass manufacturer, and not an innovator. So we need to also put money there. Scale of operations and efficiency is critical. Earlier, we used to talk about small scale industries. Now, if you want to compete with China, you need to really have a mass scale and very good efficiency in production, which also means just-in-time technology in terms of in terms of production, in terms of controlling inventory and so on. Financial discipline, which you touched upon, is going to be critical because manufacturing doesn't have too much of margins. You make money only when you do a bit of mass production. So when you do mass scale, I think financial discipline is prudent. The market will have to evolve, it has to change, and make sure that the cash flow happens to the manufacturers. Because in China, if you import today, you have to pay in advance, and also credit limits are very prefixed with LCs and so on. So if you produce in India, we need to also bring in that kind of a financial discipline so that the manufacturers are able to manage their financial capital, because it's very difficult to otherwise raise capital for these kind of big investments. To just give you a perspective, if India can, I'm very confident, I'm very bullish, India will become the strong player in the international arena. Intraocular lenses, actually from India, 35 to 40% of the world volumes are produced in India. Why can't we do that for lens and frames as well? So this is something which we need to understand and work towards being self-reliant. So I think that's the whole purpose of this, the topic which you have chosen, which is a very important topic. I would like to end with basically what, in Indian mythology, which says Vasudhaiva Kudumbakam. World is one family, so we have to be local, but go global. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. उसकी वजह से श्री हरीश गज्जर जी, इनका नाम आते ही एक मन में एक बहुत सारी, जिसको कहते हैं ना, श्रद्धा भाव आ जाता है। डाउन टू अर्थ, जब भी इनसे मिले तो लगता ही नहीं है कि हम इतनी बड़ी महान हस्ती से बात कर रहे हैं। गज्जर ग्रुप के डायरेक्टर हैं और इनके फादर साहब लेट श्री किशोरी लाल गज्जर जी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया ऑप्टिकल लाइन में। और हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांड है हमारी इंडियन इंडस्ट्री में कि रजनी, V3 और हार्मोनी, हर एक ऑप्टिशियन रिटेलर जो है वो एक एक बंदा जानता है। अगर मैं ये कह लूं कि इनकी गोल्ड प्लेटेड फ्रेम्स जो हैं मेटल के, अगर कोई 10 साल लेके भी बाद आता है हमारे पास चश्मा लेके, तो वो उसकी फिनिशिंग, शाइनिंग इन्हीं की तरह खिलखिलाती है, जैसे ये आज तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हमें देंगे, गाइडलाइन करेंगे। और एक खास बात है कि हम सब ने
क्लैरिटी नाम का लेंस जो ग्लास के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग लेंस यूज किया है, वो भी इनकी देन है। और अपने काम को ये बहुत ही शिद्दता के साथ करते हैं। और DME और BMS ग्रेजुएट इन्होंने जर्मन से और UK से किया है। ये बाहर भी अपनी सेवाएं दे सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान को इन्होंने एक ऑप्टिकल ट्रेड में फ्रेम्स में एक वक्रा आयाम दिया है। और हर एक जगह के ऊपर ये हमारे साथ रहते हैं। हमें हमेशा हमारी इस इंडस्ट्री को जब भी जरूरत होती है हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं। मैं आज इनका अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आज ये हमारे साथ जुड़े। Bring on screen Mr. Harish Gajjar. Sir, namaskar. नमस्कार जी। Are you able to see Harish ji on screen? यस सर। हरीश जी, व्यापक रूप से आपका काम अप्रिशिएट किया जाता है मार्केट में। बहुत हाई क्वालिटी की आपकी प्लेटिंग की क्वालिटी के लिए सब जाने जाते हैं। फ्रेम्स की मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में भी आपको काफी एक्सपीरियंस है। इन सब चीजों के बाद आपके विचार में हमें क्या कदम उठाने चाहिए या हमें सरकार से क्या मांग रखनी चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके और चाइना के कंपैरिजन में प्राइस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके? जी सर। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं थैंक यू स्पेशल कहूंगा बंसल जी, देवेंद्र जी और ऑप्टिकल एसोसिएशन के लिए कि भाई ये इनिशिएटिव हम जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले मैं नमस्कार करता हूं दर्शन जी का और उनके चरण स्पर्श करता हूं जी, क्योंकि ये जो स्टालवर्ड जो हमारे साथ हैं और कई सालों से हम सब भूल नहीं पा रहे। दर्शन लाल जी नमस्कार जी। आत्मनिर्भरता या उसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस, ये मैं आज बात करना चाहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, सब अपने मन में जानते हैं। और ये दरअसल हुआ है कि अपने यहाँ एक प्लेटफॉर्म अपने को मिला ही नहीं है। अब चाहे तो बंसल जी से हमारी कई बार बात होती है, लेकिन ये आज टीम बंसल जी की टीम और जो एफर्ट्स कर रही है कि इनमें थोड़ा सा चेंज हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ अपने हर एक प्रांत में अलग अलग एसोसिएशन रहेंगे और अलग अलग लेवल पे सबका इंटरेस्ट भी रहेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है या डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, रिटेल एसोसिएशन है, लेकिन ये सब मिलजुल कर अगर एक रिप्रेजेंटेशन अपना सेंटर से हुए तो काफी कुछ काम अपना आत्मनिर्भरता के हिसाब से होना चाहिए। जो सेल्फ रिलायंस अपन कहते हैं, ये कैसे होगा? ये ऐसे होना चाहिए कि भाई सबको एक कंसोलिडेटेड बात करके आगे बात करना है। आप ये करो, मैं ये करूं, ऐसा नहीं होगा सर। अभी क्या आपका जो प्रश्न है कि भाई फंडामेंटल अपने को एक कंपटीशन के रूप में क्वालिटी है या प्राइसिंग है, वो कैसे करना है चाइना के सामने, या तो आने के टाइम कैसे कर सकते हैं? देखो भाइयों, हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हिंदुस्तान को चाहिए एक फंडामेंटल जेनेरिक प्रोडक्ट जो वैल्यू फॉर मनी हो, उसकी कॉस्टिंग, मतलब वैल्यू फॉर मनी का मतलब जो तोड़ और बोल का मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, कि वैल्यू परफेक्ट हो उसकी और टिकाऊ हो। अब ये करने के लिए आप बोलेंगे कि भाई चाइना तो अच्छा करता है, नहीं, हम भी अच्छा कर सकते हैं सर। यहाँ पे इंफ्रा का थोड़ा प्रभाव है क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अपन को एक प्लेटफॉर्म भी मिला नहीं है अपने को। अभी आज देखो, अच्छा बनाने वाला बोलेगा कि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, निकल सिल्वर एलॉय नहीं है, ब्रॉन्ज नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, एसिडेट शीट की भी मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे इतनी कमजोरी से अपन काम कर सकते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। तो हिंजिस है, उसका वायर शूटिंग का वायर है, रिम वायर है, टिप्स है, ये अब आप देखो चाइना में क्या हुआ है, चाइना क्यों आगे है, ये सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है वहां पे। यहाँ हमको क्या करना पड़ता है कि एक मैन्युफैक्चरर सब झंझटबारी करके एक अपनी प्रोडक्ट बनाता है और ये चुंगार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ये क्वालिटी
अपना एक इम्प्रूवमेंट का एक स्टेज होना चाहिए। अभी आप बताएंगे, मैं बताऊं आपको कि ये जैसे कि प्रेजेंटेशन करना है तो एक अपने को ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना होगा कहीं भी, जो भी लोकेशन में लगता है ऐसा। ये ट्रेनिंग सेंटर क्या करेगा, कि कम से कम स्किल वर्कर को तैयार करेगा ताकि क्वालिटी की कॉन्शियसनेस आवे उन लोग के अंदर। अब प्रोसेस सबके पास है, सब भी जानते हैं, लेकिन जो फील्ड वर्क में जो काम करता है उसको एक फीलिंग आनी चाहिए कि क्वालिटी ए है, बी है, सी है, वॉट एवर। तो ये का कॉन्शियसनेस जब तक नहीं आएगा, जैसे राम सर ने भी बताया और दर्शन लाल ने बताया कि भाई जापान से ऐसा आता था, रशिया से ऐसा आता था, रशिया एक्सपोर्ट होता था, यूरोप से आता था, लेकिन क्यों? क्वालिटी की वजह से। इंडिया को है ना फंडामेंटल फ्रेम्स चाहिए, फंडामेंटल क्वालिटी चाहिए। हाई फैशन और फैशनेबल के लिए तो बहुत काम करेंगे सर। वो एरिया में क्या है कि मेट्रो है या ए सिटी है, वहां पे माल बिकेगा, लेकिन हिंदुस्तान को इतनी बड़ी आबादी के लिए अपनी फंडामेंटल और गुड क्वालिटी फ्रेम्स वगैरह चाहिए। जो बताया कि भाई गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से तो ज्यादा कुछ अपेक्षा जो कर रहा है गवर्नमेंट वो तो ठीक है, अभी काफी अपने को क्या बोलते हैं हेल्प ग्रुप है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हम ये चाहते हैं कि भी अपने जो व्यापारी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो मैनेजर को कहीं ना कहीं उसका हाथ पकड़े। वो हाथ पकड़ने में वो लोग पता नहीं कैसे वो लोग मतलब शर्मा रहे हैं या वो अपने मतलब फायदे की बात वहां पे ज्यादा देखते हैं वो लोग। और ये ओपन फोरम में कभी डिस्कस भी नहीं हुआ है, आपके पास भी सही है। अभी आज का टाइम ये जरूर मांगता है कि भाई सब कंधे से कंधे हाथ से हाथ मिला के चले, तभी आत्मनिर्भरता की बात हो सकती है। अभी आप बताइए कि भाई फिनिशिंग के अंदर कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए फिनिशिंग ही दिखाएगा कि ये मेक इन इंडिया है। और ये टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, ये अपने को मिलता है बाजार में, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेक इन इंडिया के अंदर अपने को अगर इसमें आगे बढ़ना तो संयुक्त एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, और ये संयुक्त प्लेटफॉर्म आज तक अपने को अवेलेबल ही नहीं है। और ये जो बंसल जी ने किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। आज देखो, आप आज आप अपने ये प्लेटफॉर्म पे कम से कम 600 जन जुड़े हुए हैं और आपके पैनलिस्ट कम से कम 12-15 हैं। तो ये कभी मिले थे अपन, कभी नहीं मिले थे अपन। तो ये मिलना जुलना अगर होगा तो ये संयुक्त बात जरूर से होती है और करना ही चाहिए हमको तो। और मुझे ये लास्ट में बोलना है कि गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कुछ, तो अगर इंपोर्ट में कोई कैप हो, जैसे कि एक्साइज में अपन ने 12-15 साल पहले दर्शन लाल भी थे वो ग्रुप में कि अपन ने कैप रखने के लिए 500 रुपए के ऊपर एक्साइज लगेगी, उसके नीचे नहीं लगेगी। देखो ये कैप है ना, इंपोर्ट पे अगर हो सकता है तो अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा मिलेगा। और देखो ये कैप अपने इंडस्ट्री में संयुक्त उसको प्रेजेंटेशन करेंगे तब होगा। आप देखो तो 2 व्हीलर के अंदर ये हुआ है और फूड प्रोडक्ट भी ये सब हुआ है। अपने को एक अपेक्षा करके मैं समझता हूँ कि सब मिलके करना चाहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्री जगन्नाथ जी, ये हमारे जनरल मैनेजर है टाइटन कंपनी लिमिटेड के। टाइटन का नाम आप सबने सुना है कि हमारे ट्रेड में बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं B2B में, और पिछले 40 वर्षों से ये इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जो टाइटन जो वॉचेस आती हैं, एरोस्पेस के साथ जुड़े हुए हैं, ऑटोमोटिव जितने भी टाटा कंपनी के आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। और बड़ी हमारी खुशी की बात है कि पिछले 13 वर्षों से ये हमारे ऑप्टिकल ट्रेड को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इनको भी एक सोशल वर्कर के रूप में जाना जाता है, और अपने आप को हमेशा ऑप्टिकल लाइन में सबके सामने सबको साथ लेके चलने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। और B2B जो एक बिजनेस का नया इन्होंने आइडिया डेवलप किया है हमारी इंडस्ट्री में, एक टाटा ग्रुप जो कि नाम है रतन टाटा जी का, हमारी इंडस्ट्री उनको बहुत ज़्यादा नमन भी करती है, और ये आज उनके बिहाफ पे हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जगन्नाथ जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। Hi sir, how are you? Hi, very fine. How are you? Absolutely fine sir. Yeah. Jagannath ji, in your experience with Titan and otherwise as well,
आपकी राय में भारत में फ्रेम प्रोडक्शन की इंडस्ट्री को मटेरियल क्वालिटी और डिजाइन में सुपीरियोरिटी के मामले में चाइना से ऊपर रीरेट करने और आत्मनिर्भर करने में बनने में हमें what all steps do we really require to take? See, I was reading somewhere that this Atmanirbharata is much beyond self-sufficiency. It means actually that Atmanirbharata is something which does not affect the soul. Okay, so which in this context, it means that if we are looking at doing things within India and being better than China, it should not affect us in terms of say, things like quality or lead times and things like that. So we should not, in the melee of trying to do it ourselves, it should not become unviable. So in that context, I would like to actually segregate what we buy in India, what is required for India, the frame sunglasses, into broadly 3 categories. Okay, so because each one will require a different kind of a action plan. Okay, so the first step I would come from the bottom of the pyramid, which is the products which are under, starting from even $. So there, what is required is the cost leadership is very important, and out of the core competencies, the cost leadership is what we have to focus. So which means that there should be economies of scale we have to drive. Okay, so to do that, of course, there has to be demand, and I am assuming that all our industry friends will take a oath that we will buy from the Indian manufacturers. So therefore, the demand will be there. But even having said that, we will still have to do a lot of standardization, because this is not the place where you can have too much of proliferation of designs, and tooling and costs cannot go up. So there has to be a certain amount of standardization, and then there has to be certain centers of excellence. For example, where you have plating and painting and where investments are high. So there you can't have all small, every vendor, every manufacturer cannot have those kind of facilities. So like in China, in fact, China, it is one best practice we should adopt from China here, where we should have multiple coating, plating facilities, and people who make a lot of the standard parts, nose bridges, things like that, good quality hinges, good quality products, and certain standard temples, standard things. So it should be like the smaller manufacturer should be able to buy from them, assemble, customize to the required market, and sell. I think that is the way to go. And the second thing is that here, because we want to be cost effective, we cannot have too much of overcapacity. So that can be achieved by having one kind of a platform where the manufacturer knows where are the buyers, who are the buyers, what they require, and the buyers know where are the manufacturers and what capacity they have. I think that some one platform the industry should create. Okay, and next step, the next segment I would say is the $. This is where is the predominantly the Indian branded products operate. What gets sold between 700, 800 rupees up to 3,000 rupees. So if you look at this, here, while there will be some cost pressures are still there at the lower end, but the design becomes very important. The design aspect that you spoke about, that is more relevant in this. So in the core competency, the product differentiation becomes very important here. So for this, if you see India, actually we don't have that design capability as of now. So if you look at NID or anywhere, you will have people in apparel design, shoe design, and accessories design, but there are not many designers who actually who are encouraged to design frames, sunglasses. There, the collaboration with all the design institutes, collaboration with the design houses, collaboration with brands themselves. So here it becomes very important to focus on differentiation. Okay, and here again we need to create an ecosystem of smaller suppliers, or suppliers who can do tooling, who can do decorative items, things like that. They need not be frame manufacturers, but they have to be able to supply tools. And innovation in terms of tooling is very important here, because unlike in the lower end segment, here the volumes are going to, per model are going to be less. So we have to have more to know a standard tool which can
you can change a few elements and make a new component, things like that. That kind of innovation is very important in this, that we have to be prepared. And there has to be dedicated supplier base for tools, molds, and components. Okay, and the collaboration with the design institutes are very important to create designers and create differentiation. The last segment, I would say, is the premium segment. Okay, which today predominantly maybe a few brands like Titan may be playing in the Indian brands, and in the otherwise it is predominantly the international brands which are operating here, which are sold between 3,000 and above. We leave the luxury aside, but a large portion of this is in that segment. Okay, here I would say is that we should look at kind of a contract manufacturing kind of a thing, because we cannot wish away. We cannot say that Atmanirbharata, so we will not sell Armani, or we will not sell a Stepper, or we will not sell Silhouette. So these things will continue to be there, and we have to be there. And these brands have been with the industry for a long time, and it is our duty to work with them. Okay, so there I would like to touch upon two things that we can do here. One is that like the aerospace industry, where there is an offset program, here we can say that whatever you sell in India preferably is produced in India, and there could be certain designs and certain models which you cannot produce in India, so you will import, but that value that you import should be offset by procuring other products which you will sell in other countries from us. So net there should be zero balance of payment in terms of these brands. And in fact, there are some discussions I have had with some of the brands in this direction. We have not done anything great about it, but brands are actually open to that. So we will have to look at that in a more pragmatic way, but in a very focused manner. So contract manufacturing, there in this aspect, the expertise in manufacturing also comes into play. Okay, here I would like to take the example of a best practice of the auto industry. Okay, India actually has a large automotive sector which exports to the world, and what they do is the principals actually bring in the technology, and they also have the supplier development programs where they bring in that quality and the finishing and whatever is required, all that support they provide. So this will also help us in the mid segment. Once we start learning, so we can also do this. I think this is the way that we should go about. 3 segments: in the lower end, cost leadership; in the middle end, product differentiation; and in the upper end, we are looking at contract manufacturing. And information on, as I said, in the lower end, the information on where is the supplier, where is the demand is also very critical. Maybe we should look at a kind of a industry task force, which is basically the people who are brand owners and the distributors, who are basically the users of the product, and the manufacturers. So together, if there is a task force, a small group of people who can, in the next, say, 6 months to 1 year, can implement all these decisions. That's what I think is my view that we should be doing immediately. So thank you so much for your advice, and it was a really informative interview. Thank you so much. Thank you so much to be a part of us. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thanks. लेंसेज की इंडस्ट्री में जो सबके चहेते, जिनका नाम हर एक की जुबान पे आता है, श्री देवेश गुप्ता जी, सीईओ हैं इंडियन ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के। सुप्रोल नाम का लेंस हम सब ने अपनी दुकानों पे वर्षों से इस्तेमाल किया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं देवेश जी। और इन्होंने ग्लास को और सीआर को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है। 9 लैब से चला रहे हैं, 2 RX की लैब चला रहे हैं। तो मैं इनका, देवेश जी का, आज हमारे साथ जुड़ने के साथ बहुत बहुत वेलकम करता हूं। ये साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्कूल भी एक रन कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप भाई लोगों को सबको नमस्कार कहता हूं। दर्शन लाल जी, जिनको मैं चचा बोलता हूं, उनको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। ये बहुत अच्छा मौका हैगा कि हम सब परिवार के लोग, चश्मे के परिवार के लोग
इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया दोबारा से कैसे ऑप्टिकल इंडस्ट्री में ला सकें। जैसा कि चाचा दर्शन लाल जी मदान साहब ने बोला है, हमारे यहाँ फ्रेम्स भी बहुत बनते थे, इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत बनते थे, पर और अच्छी क्वालिटी के बनते थे, और कहीं ना कहीं उस टाइम प्रोटेक्शनिज्म भी था, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी गलती करी है मैन्युफैक्चरर्स ने, जो कि हम आगे बना के नहीं रख पाए। हमारे सर मैं आपसे कुछ पर्टिनेंट सवाल पूछना चाह रहा था। आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। जी सर। सर आपकी राय में हमें भारत की फ्रेम प्रोडक्शन इंडस्ट्री को मटेरियल क्वालिटी और डिजाइन सुपीरियरिटी के मामले में चाइना से ऊपर री रेट अगर करना हो तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास। मैन्युफैक्चरर को कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए, और इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे इंपोर्टर्स हैं जो बहुत बढ़िया वॉल्यूम पे माल खरीदते हैं। अगर वो एक एक इंडस्ट्री को कॉप्ट कर लें कि भाई या दो तीन इंपोर्टर एक इंडस्ट्री के साथ लग जाएं, तो हम उस स्केल पे काम कर सकते हैं जिसमें हम कॉस्ट बहुत कम ला सकते हैं। इवेंचुअली सब रॉ मटेरियल यहाँ मिल सकता है। शुरू में हम इंपोर्ट करके फ्रेम का काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हरीश जी इसमें ज्यादा फ्रेम्स के बारे में बता सकते हैं, या मेरे आने वाले भाई लोग ज्यादा बता सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है, और ऑलरेडी हम एक्रेलिक में, टीआर में हमारे प्राइसेस जो मैं देखता हूँ, जितना मैंने समझा, बहुत कॉम्पिटिटिव है। सर अगर यही बात हम सीआर लेंस की करें, सीआर लेंस की अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, आपके मतलब पुराना काफी मैन्युफैक्चरिंग का रहा है हिस्ट्री, तो सीआर लेंस की क्या संभावना है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग सकते हैं इंडिया में? जैसा कि राम जी ने कहा था, हमारी देश में सीआर मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी आज से नहीं बल्कि 25-30 सालों से। सबसे पहले मैक्रो लेंस हैदराबाद में एक रिजवी साहब होते थे एनआरए, उन्होंने स्टार्ट करा था। साइमल्टेनियसली फिर रेजिलेंस और प्लास्टिक का मेन कल्चर ही टाटा ग्रुप लाया था फोर्ब्स में, और बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेस उस टाइम उन्होंने बनाए थे। उसके बाद टेक्ट्रॉन ने चालू करा, मैंने भी 4 साल कास्टिंग करी, और 3000 पेयर पर डे के हिसाब से मैंने भी करा था। पर गवर्नमेंट पॉलिसीज अनफेवरेबल होने के कारण मेरे को शट डाउन करना पड़ गया। और उसके बाद आप देख रहे हो जीके भी बना रहा हैगा, बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहा है। स्कोपस ने बहुत अच्छी सेमी फिनिश प्रोग्रेसिव यहाँ पे हिंदुस्तान में दी है। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, सिर्फ हमको दोबारा से मेहनत करनी है, और कुछ हमको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर गवर्नमेंट से मिल जाती है, जो कि पहले बोला गया, राम जी ने बोला या आपने बोला कि रेट कुछ चीजें हैं लेवल प्लेइंग की, अगर हमको मिल जाए तो हम वॉल्यूम तो है इंडिया में, वॉल्यूम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हम दोबारा से कर सकते हैं। अब लेंस के अंदर हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल है, हम सारे लैब कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का कर रहे हैं। टीआर कोटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, कास्टिंग की भी यहाँ पे टीम है। अब किस कारण से एसआरएफ ने बंद करा, एसआरएफ ग्रुप कंपनी ने, वो बेहतर बता सकते हैं। टेक्ट्रॉन किस कारण से पिछड़ गया वो बता सकते हैं, बट वी हैव अ टेक्नोलॉजी, और डेफिनेटली हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से दोबारा से रेनफोर्स करके कास्टिंग शुरू कर दें। आरएक्स लेंस तो हम बहुत बढ़िया बना ही रहे हैं। वायबल कोई कैपेसिटी भी है कि हमारे को इतनी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए तो वो जाके हम compete कर पाएंगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत है इसमें, और ये अगर हम लोग अगर इसकी कैपेसिटी अगर हम इस्टेब्लिश करते भी है तो इंडिया में कौन सा ऐसा एरिया है, स्टेट है जहां हम इसको लगा सकते हैं इस यूनिट? देखो, कैपेसिटी तो आजकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का काम है। जितने वॉल्यूम्स, जितनी बड़ी कैपेसिटी बनाएंगे हम, उतना बड़ा अच्छा हम इकोनॉमिकली बना सकते हैं। तो स्टार्ट विद, मैं नहीं समझता कि 10,000 पेयर पर डे से कम की कोई कैपेसिटी चलेगी, और इवेंचुअली उस कैपेसिटी को 2 साल के अंदर हमको 25,000 पेयर लाना ही लाना पड़ेगा। अगर वो कैपेसिटी ले आते हैं तो ऐसे कोई कारण नहीं है कि हम चाइना से कम्पीट ना कर सकें। कुछ टाइम में हमको थोड़ा बहुत रॉ में, और कुछ हमको कुछ उनके जो इंटीग्रेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, वो हमको साइमल्टेनियस अपने यहाँ बनाने पड़ेंगे। और जब हमारे को वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एंसिलरी, जब एक इंडस्ट्री आती है तो उसका एंसिलरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली जुड़ती चली जाती है। हमको इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑप्टिकल के बनाने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करा सकते हैं।
सबके यहाँ पे कई जने हैं जिनके अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट लिंक है। अगर हम एक इंडस्ट्रियल पार्क फ्रेम्स और लेंसेज एक ऑप्टिकल पार्क डेवलप करा दे, और ये देख, अब जो आपने दूसरी बात बोली कि कहाँ पे करना चाहिए जी, देखो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स भी हैं जिनको देखते हम कर सकते हैं। हर स्टेट में कहीं ना कहीं ऐसी जगह है कि जहां वो डेवलप हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऐसी जगह है, जैसे कि मैं आपको कहूंगा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा प्ले करता है इसमें कास्टिंग के अंदर। उसके बाद और बहुत सारी कॉस्ट हैं जिन पे हम बैठ के बात कर सकते हैं और उसका रास्ता निकाल सकते हैं। we have places where everything is favorable. राइट, सॉरी, और कुछ आप या मैं कुछ बोलूं? सर थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो। जी सर बताइए। देखिए जैसे कि देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, तो मैं ऑप्टिकल इंडस्ट्री के लिए बोलूंगा कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है जी, और लेबर कंपैरेटिवली लेबर इंटेंसिव काम है और गवर्नमेंट से बहुत अच्छे इसमें हमको कंसेशंस मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, चाहे फ्रेम्स हो, चाहे लेंसेज हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर हम मिलके काम करें, जैसा कि हरीश गद्दर जी ने भी बोला है कि हम मिलके इकट्ठे काम करें, तो देयर इज नो रीजन कि वी कैन वर्क ऑन दैट। वी हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के इंडस्ट्री का सोच के काम करें, और इसमें एक चेन बननी चाहिए, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू ट्रेडर टू रिटेलर्स, जो दिमाग में रख लें कि हमको मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, और उनको सेम टर्म्स एंड कंडीशन मैन्युफैक्चरर्स को दे जैसा कि वो इंपोर्टर्स में करते हैं। हम एक वॉइस में इंडस्ट्री अगर मिलकर, हमारी 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है आज की तारीख में, रिटेल लेवल पे 15,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री, और हमारी इंडस्ट्री की कहीं कोई सुनवाई नहीं। हिस्ट्री में मेरे सामने 2 बारी हमने मिलकर काम करा है। एक बार जैसे गज्जर साहब ने कहा 1998 में हमने एक्साइज हटवाई थी, और अभी रिसेंटली 2014 में जब जीएसटी लगा था, 2014 या 16 में जब जीएसटी लगा था, तो हमने मिलकर रेट कम कराए। तो अगर इंडस्ट्री एक हो जाएगी तो हम सरकार से वो सब चीजें ले सकते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। उसके अलावा सरकार को देखना पड़ेगा कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है, उसको कैसे कम से कम कर सके। कईयों ने बोला है कि जी लेबर प्रॉब्लम्स हैं और कई चीजें, ये तो पैदा ही इन चीजों में हो रहा है, एंड वी नो हाउ टू मैनेज इट। हम में से सब व्यापारी, सब लेवल के, चाहे रिटेलर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्री में चला रहा हूँ, उसको पता है कि सरकार के अफसरों को कैसे भुगतना है और लेबर को कैसे भुगतना है। वो चीजें तो अपने आप होती रहेंगी साइमल्टेनियस। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हमको उनको लेके सरकार को अप्रोच करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Personal interest should not prevail upon our industry interest and national interest. So these are very important things. RX में आप देख लो हम कहाँ से कहाँ काम कर रहे हैं RX लेंसेज में। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और तो कहने को तो बहुत कुछ है पर बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके जो व्यूज हैं दे हैव बीन वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड मेनी पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, तो डॉक्टर बंसल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। वो इंडिपेंडेंटली भी मेरे से पूछ सकते हैं जी, और कभी आप ऐसे पैनल डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल बी टू हैप्पी, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। थैंक यू सर, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक यू सर। सरदार जितेंद्र सिंह टुकराल जी, टुकराल ऑप्टिकल वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक हंसता हुआ नौरानी चेहरा, और एक हमारे डिवाइन टुकराल साहब, उनके प्रदीप टुकराल जी के जो बेटे हैं, जैसे उनका एक अपना ऑरा है, इनका भी एक अपना ऑरा है। जब भी हमारी एग्जीबिशन होती है तो सारी एग्जीबिशन में टुकराल ऑप्टिकल्स के मॉडल्स और इनके बैग्स सबके पास रहते हैं, सब जानते हैं इनको। लेकिन जो इन्होंने फ्रेम्स का एक नया आयाम दिया है ऑप्टिकल लाइन में, इंडियन फ्रेम्स को लेके आए हैं, और हर छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक इनका एक, हर एक की जगह पे दुकान के ऊपर इनका एक आयाम है। हर एक कैटेगरी के फ्रेम्स को ये लेकर चलते हैं, चाहे वो नीचे से TR से शुरू करके टाइटेनियम तक हो। तो आज जितेंद्र टुकराल जी अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट
स्पीकर हैं वो हैं जतिंदर सिंह ठुकराल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया है, आज टेक्निकल इशू की वजह से काफी टाइम खराब हुआ है। जी जी सर अगर भारत में एक फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लगाएं तो इसमें सभी पार्ट्स जो उसके कंपोनेंट्स हैं फ्रेम के, जैसे कि नोज पैड्स हो गए, स्क्रूज हो गए, हिंजेस हो गए, स्लीव्स हो गए, क्या ये एक ऑल इंक्लूसिव एक यूनिट लगना चाहिए या फिर इसमें आउटसोर्सिंग मतलब होएगी ही होएगी मतलब? और क्या आत्मनिर्भरता जो है ये एक कंप्लीट आत्मनिर्भरता हमारे को अचीव हो सकती है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बंसल जी, मधुर जी, हरीश जी, कालरा जी और दिवेश जी, अपनी सारी ऑप्टिकल फैमिली को नमस्कार करता हूं और खासकर मदान अंकल जी को चरण स्पर्श करता हूं। और जो अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूं। सबसे पहले तो मैं बेसिक्स पे आना चाहता हूं कि भारत हमारा पहले तो 135 करोड़ की आबादी वाला देश है और यहाँ पर चश्मे की बहुत बड़ी मार्केट है और ये अंदाजा है कि 35% लोग यहाँ पर स्पेक्टिकल लगाते हैं और सनग्लासेस की मार्केट अभी इससे अलग है। जब चाइना के चश्मे नहीं आते थे तब भी इंडिया के अंदर चश्मे की बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी और हमारी इंडस्ट्री पूरे भारत की डिमांड पूरी करती थी और एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन चाइना से सस्ते माल आने की वजह से धीरे धीरे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाउन होती चली। लेकिन आज भी भारत में एसीटेट फ्रेम्स और सस्ते मोल्डेड फ्रेम्स और सनग्लासेस की फैक्ट्री हैं, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि 70 से 80% माल अभी भी चाइना से ही आता है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए जो रिलैक्सेशन दिए हैं, अगर वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाती हैं और गवर्नमेंट कुछ रियायतें देती हैं तो चश्मे की इंडस्ट्री का हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है और माल की भी बहुत डिमांड है और इतना माल अभी इंडिया में नहीं बन रहा है। मैं एक आपकी बात पे आना चाहता हूँ कि भाई जो स्पेयर पार्ट्स और ये सब अलग अलग फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए या एक ही फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए, तो मैं हरीश गज्जर जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने भी बोला था कि चाइना के अंदर रॉ मटेरियल बनाने के लिए पर्टिकुलर सारी अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं और इसकी वजह से वहाँ से जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है किसी भी एक फैक्ट्री की बढ़ जाती है। तो होना ऐसे ही चाहिए जैसे हरीश जी ने बोला है। और हम इंडियंस जो हैं वो बुद्धिमान हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं और हर हालात से लड़ने की क्षमता है। ये कॉम्बिनेशन हमें खास बनाता है। हमें स्पेयर पार्ट से लेके और पूरा फ्रेम और सनग्लासेस यहीं तैयार करना चाहिए, हालांकि इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। और हम चाइना से मेरा ख्याल है कि बेहतर क्वालिटी और सस्ता माल बना सकते हैं और इंडिया की डिमांड को पूरा ही कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज पर्सनल पुराना एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, ये आपके जो हमें पता है कि आपकी पहले एक बहुत बढ़िया सनग्लास की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी जी। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम वो फिर से वही वाला जो ग्लोरियस टाइम था जब हम बहुत एक मशहूर और एक बहुत बड़े स्केल पे यहाँ काम करते थे, उस तरीके की कोई दोबारा से हम देख सकते हैं कोई ऐसी यूनिट? बिल्कुल देख सकते हैं जी, है भी, हरीश जी भी चला रहे हैं अभी तो, और ऐसी काफी फैक्ट्रीज हमारे इंडिया के अंदर हैं और हमारा आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ ये भी है कि हम लोग अपने इंडियन मेड ब्रांड्स जो हैं वो खड़े करें और खुद का माल इतना सस्ता और इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग चाइना का माल छोड़ के स्वयं हमारे पास ये वाला माल खरीदें। हम पहले भी फ्रेम और गॉगल की जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे और आज भी सैंडमार्क सनग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कर रहे हैं, तो हमारे पास में तो इस चीज का बहुत ज्यादा स्कोप है। और हम लोग क्या है कि इस टाइम तो एक्सपोर्ट का भी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आजकल कई कंट्रीज जो हैं वो चाइना से माल नहीं लेना चाहती, ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज के अंदर भी आ रहा है। तो चश्मे के भविष्य जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा चमकते हुए सूरज की तरह है और मेरा ख्याल है कि इंडिया विल शाइन इन द अपकमिंग फ्यूचर। मैं तो एक ही लोगो देना चाहता हूँ, बी इंडियन बाय इंडियन। और द्वे जी की भी बात का एक मैं बात करना चाहता हूँ, और उसको एक गाना था कि भी साथी याद बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो सबके सहयोग से हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ओवर टू मधुर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे को बहुत आज एक एश्योरेंस दिया है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे को अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वो पुराने दिन फिर दोबारा से एक बारी देखने का जरूर मौका देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्री अमिश
ठकरार जी, जो कि अमिश ऑप्टिकल इंडस्ट्री राजकोट से हैं। जी सर। अमिश जी, जो कि हमारी ऑप्टिकल ट्रेड से पिछले 32 वर्षों से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शीट की इंडस्ट्री में एक इनका अलग मुकाम है। हैंडमेड शीट जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के सामने इनके फ्रेम्स को रखा जाए तो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। क्वालिटी वाइज एकदम एक नंबर की एसीटेड शीट ये फ्रेम बनाते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट इनके हैं गुजरात राजकोट में। और जब भी जो मटेरियल निकालते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेम जो आता है उसकी फिनिशिंग अलग है। सब इनके ब्रांड्स को जानते हैं, जो सब अपनी अपनी दुकानों पे यूज कर रहे हैं। डिज्नी, मार्वल, वार्नर ब्रॉस एंड क्रॉप्स के नाम से आप सब जानते हैं। प्रोफेशनली ये इंजीनियर हैं, म्यूजिक इनको बहुत भाता है और अच्छे अच्छे डिजाइन करना फ्रेम्स का इनकी हॉबी है। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सबको गाइड करेंगे। श्री अमिश ठकरार जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं अमिश ठकरार जी। मैं ठकरार जी को स्क्रीन पे लेके आता हूं। सर नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार मधुर जी, ऑल गुड। Straight to the question, sir. Now, being the young blood and shouldering the responsibility and the higher expectations of the industry, आपके पास में एक्सेप्शनल फ्रेम डिजाइन की कैपेबिलिटी भी है और हाई क्वालिटी शीट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, जो कि बहुत ही अनपैरेलल्ड है आज के सीन में। एंड this automatically enables you to lead us through this the phase where we say आत्मनिर्भरता की जो need है, you are a fit candidate to guide us. Now the question is, आपके विचार में पूरी इंडस्ट्री में हम नेट एक्सपोर्टर्स कैसे बन सकते हैं? लाइक आज की डेट में हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं। हाउ कैन वी बिकम नेट एक्सपोर्टर्स? जी सर। नमस्कार, थैंक यू मधुर जी, and thank you Bansal ji, Kalra ji, and all my panelists. Pranam to Madan Lal ji, and it's a good question. बट अभी क्या है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो 70 से 80% जैसे जतिंदर जी ने बताया कि भाई हम लोग इंपोर्टेड फ्रेम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वहां से नेट एक्सपोर्टर बनना इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टास्क। ऐसा नहीं कि भाई चलो रातों रात ही अपना काम हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टास्क अहेड। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे चाइना में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आप इससे कैसे कॉम्पीट कर सकते हो? मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो स्टार्ट करना वो जरूरी है। और एक्सपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के लिए व्हाट आर द थिंग्स कि जिससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी हमारी थ्राइव हो सके। सो सबसे पहली बात है कि भाई एक तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए अमंग्स द ट्रेड पीपल। आज तक कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कोई एसोसिएशन ही बेस्ड नहीं था एक्सपोर्ट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। थैंक्स टू दिस लॉकडाउन एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड देवी प्रसाद जी कि इन्होंने पूरे एक मैन्युफैक्चरर ऑल ओवर इंडिया के सब मैन्युफैक्चरर को एक अम्ब्रेला के नीचे वो लाके वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट प्रोसेस। सो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। दूसरी चीज ये है कि भाई एक तो हमारे इंडिया में से अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो एंसिलरी इंडस्ट्री का सपोर्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, जो कि आज हमारे पास करीबन मिल के जैसा है। सो दैट प्रोसेस ऑल्सो एज एन एसोसिएशन वी हैव स्टार्टेड दैट कि भाई इंडिया से हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सके। एंड उससे भी सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई भी कंट्री में अगर कोई चीज हमको प्रोडक्शन करनी है और वो एक्सपोर्ट करनी है तो हमको कंट्री वो पूरा एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, एज अ हब जैसा दिखाना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में एक दो लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो दे आर डूइंग इट एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वो लोग करते हैं, तो उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। आई यूज्ड टू डू एक्सपोर्ट टू यूएसए मार्केट, तो अगर मैं कहीं पे भी जाता था तो पीपल वर सरप्राइज कि इंडिया में आईवेयर मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। दे डिडंट इवन न्यू दैट।
So as a country and as an association, we have to make people, recognize their capabilities. कि इंडिया में भी अच्छी आईवेयर मैन्युफैक्चर होती है. उसके लिए we already started the process कि next year से आप देखेंगे कि हम लोग global trade के अंदर instead of going as a single entity, we should start going as a पूरा Indian pavilion होना चाहिए. और I'm sure कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी they are agreeing to that. और हम लोग सबकी अगर वो इच्छा हुई और सबके अगर आशीर्वाद रहे तो वी विल डेफिनेटली डू दैट कि इंडियन पेविलियन की तरह हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे मिडो में, सिल्मो में, हांगकांग ट्रेड एग्जीबिशंस में, कई जगह पे हम लोग उस तरह के कर सकते हैं. सो दैट इज वन पार्ट. गवर्नमेंट का सपोर्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल अगर हमको नेट एक्सपोर्टर बनना है. सो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अगेन एंड वी आर डूइंग दैट कि भाई गवर्नमेंट से हम लोग को जैसे दर्शन लाल जी ने बताया था, किसी और ने भी बताया था कि भाई वी नीड टू हैव अ बेटर फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर. एंड स्केलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग बड़ी स्केल के ऊपर बात करते हैं तो वहां पे फाइनेंस और गवर्नमेंट का सपोर्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. एंड लास्ट चीज है कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चरर की टेक्निकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. सो आप सब लोग जानते हो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर आज की तारीख में या पुरानी अगर आप देखें तो दे वर मच मोर कैपेबल देन इवन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर. स्पेसिफिकली अगर हम लोग एसिटेड प्रोडक्ट की बात करें तो दे वर मच मोर कैपेबल देन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर एज वेल. सो वो चीज के ऊपर हमको फोकस करना है. आज की तारीख में आई थिंक मेनी मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू ऑटोमाइजेशन इन सीएनसी टेक्नोलॉजीज. और हम लोग ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हम लोग चाइना या किसी वर्ल्ड की कंपनी से हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते. हाँ, वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. ऐसा नहीं है कि भाई आज हर चीज हम लोग कर सकते, बट वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप. आज की तारीख में आई वोंट से कि भाई यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट द होल स्टेयरकेस. एटलीस्ट स्टार्ट एट द फर्स्ट स्टेप. अगर हम लोग एक स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड. एंड जैसे ये इन दिस करंट कोरोना सिचुएशन वर्ल्ड में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड कि भाई पीपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, एनी वन कंट्री. सो दैट हैज गिवन अस एन एक्सीलेंट चांस कि भाई हम लोग को अगर करना है तो दिस इज द टाइम, नाउ और नेवर. इस तरह की हमारी सिचुएशन है. अगर हम लोग अभी करेंगे तो डेफिनेटली इवन द ग्लोबल पीपल विल अप्रिशिएट अस एंड हमको डेफिनेटली वो चांस मिलेगा. So that is it, Madhuji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for your views. We are delighted to have you here. जगदीश भाई जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं. ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोसेस प्लास्ट इन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के. दोस्तों, इनकी आप सब दुकानों में हम जो भी अपने स्पेक्टिकल्स चाहे जितने मर्जी बढ़िया स्पेक्टिकल्स हों, तो जो कवर होते हैं ये हमारे बनाते हैं. स्पेक्टा के नाम से आप सबके पास ये आते हैं. आज हमें ये साक्षात दर्शन देने आए हैं और इनकी क्वालिटी जो बिल्कुल हिंदुस्तान में बनाते हैं एकदम बढ़िया है. हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, हमें एक भाइयों जैसा प्यार देते हैं और इंटरनेशनली जितने भी कवर्स जो शीट के आते हैं वो सब हिंदुस्तान में हमें प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ ये हमारे जो वाइजर हैं वो भी बनाते हैं, सेफ्टी सनग्लासेस भी बनाते हैं, सेफ्टी जो आजकल हमारे पीपी किट में लगते हैं वो भी, जो आई ग्लासेस हैं वो भी बनाते हैं, फेस शील्ड भी बनाते हैं. तो आज दिल की गहराइयों से हमारे साथ जुड़ने के लिए जी मैं श्री जगदीश भाई जी को अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं. सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, इंडिया में सबसे बड़ा और अनपैरेलल्ड कवर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम आपके पास है आज. ये कैपेबिलिटी मेरे ख्याल में किसी और के पास नहीं है आज. ठीक है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए? हमें क्या करना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से डिस्पाइट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो चाइना से माल मंगाने की जो कॉस्ट आती है, उसके बावजूद हम नेट इंपोर्टर्स हैं? तो इसके बारे में मैं सबको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हम प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े आदमी थे, लेकिन
सब फ्रेम मैन्युफैक्चरर और राजू भाई और सब ने जो बात बताया कि हमारा पुराना जो फ्रेम का बिजनेस था, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होती थी। हमने ये फिर चश्मा वाला ओटीएल वाले रजाक भाई, उन लोगों के संपर्क में जब 91-92 में आया था, तो प्लास्टिक से ये इंडस्ट्री से आया था। तो उस टाइम पे हमने देखा कि ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे इंपोर्ट होने लगा, अपना इंडस्ट्री खत्म हुआ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो आपको सबके साथ शेयर करूं तो ऐसा है कि हमने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इतना अच्छा योगदान ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज को दिया और इतना मेहनत किया कि आज हम जहां भी पाव रखते हैं तो चाइना को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और डिजाइनिंग, वो सब चीजें पर्टिकुलर में चीज की बात कर रहा हूँ, स्पेक्टेकल इंजेक्शन मॉडल प्लास्टिक स्पेक्टेकल प्रोडक्ट की, कि जिसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा हमारा काम है। ये मैं पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेम्स के बारे में, लेंस के बारे में और स्पीकर्स है, उन्होंने बहुत कुछ बताया भी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूँ तो जो हम ऑप्टिकल कवर के बारे में चाइना से कम लगात में यानी कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेच सकते के बाद भी जो अगर हम माल यहाँ पे उससे सस्ता नहीं बेच सकते हैं तो और कोई चीजें भी तो हमें देखनी चाहिए। और दूसरा, सब अपने अपने सबने अब बात तो बताया कि आत्मनिर्भर करने के लिए क्या क्या है, क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं चाइना की एक अच्छी बात बताऊं तो वो अपनी भाषाओं पे चलता है, वो किसी की भाषा यूज नहीं करता है और किसी को एंट्री भी बहुत कम देता है। तो हमें ये भी करना चाहिए और हमारे उत्पादकों और सेवाओं को हमें प्राथमिकता देना चाहिए कि भाई हम अपनी उत्पादक यूज करेंगे और उसको करेंगे। और इसके सिवा स्पर्धात्मक सेवाएं और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम थोड़ा कम करें और क्लस्टर जैसा काम करें, क्लस्टर और एक दूसरे के सहकार से काम करें, तो मैं जानता हूँ कि हम बहुत आराम से सबका कॉम्पीट कर सकते हैं, जो हमने किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्री सुनील गुप्ता जी, हमारे लेंसेस इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती, सब लोग इनको जानते हैं। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, कन्वीनर हैं एनसीआर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में, और पास जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली ऑप्टिकल एसोसिएशन के, कन्वीनर हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड टैक्सेशन कमेटी के। दोस्तों, इनका जगदम्बे ऑप्टिकल के नाम से आप जानते हैं सब। हम इनका जो लेंसेज हैं वो अपने दुकानों में यूज कर रहे हैं। हाई पावर की रेंज हमेशा स्टॉक में, जब भी कहीं नहीं मिलती तो इनका नाम आता है, तो सबसे पहले इनके पास जाते हैं। 40 वर्षों से ये हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां ये अपने हिंदुस्तान में इतने इतने बड़े हब बनाए हैं, चाइना में भी जाके इन्होंने अपने यूनिट स्थापित किए हुए हैं, ताकि जो भी हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी हिंदुस्तान का नाम जो अपना चमका रहे हैं, आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। और कभी भी अगर हमारा गवर्नमेंट में कहीं ऑप्टिकल ट्रेड का कहीं डिस्प्यूट होता है वैल्यू को लेके कि कस्टम ड्यूटी में, वहाँ पे ये हमारे इंटरप्रेटर के रूप में बीच में पड़ते हैं और सबकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अपनी प्रॉब्लम समझ के ये सॉर्ट आउट कराते हैं। मैं सुनील गुप्ता जी का बहुत बहुत दिल से गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये आज हमारे साथ जुड़े। अब मैं सुनील जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू सर। नमस्कार। मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार जी सर, जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। अब आप हमारी स्क्रीन पे भी आ गए सर। जी, सुनील जी, सवाल आपसे है, आप इंडिया और चाइना दोनों की प्रोडक्शन लाइंस के बारे में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने वहां पे प्रोडक्शन भी किया है। आपके हिसाब से व्हाट आर द इश्यूज और क्या फैसिलिटीज यहाँ चाहिए जिससे कि हम आपको वापस ला सके पहली बार, और दूसरा, क्या इस ताले की कोई ऐसी चाबी है जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने सभी ऑप्टिशियंस बंधुओं को नमस्कार करता हूं। यहाँ मौजूद सुभाष जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर वंदन।
और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस समय को, कोविड का जो समय चल रहा है, इसको अच्छे से सब पास ऑन कर दें और इसके साथ साथ अपने कारोबार में भी वृद्धि लें और का भी वृद्धि करें। जहां तक आपके सवाल की बात है, देखिए मैं सन 1980 से, जिस जमाने में ग्लास लेंस चलते थे, तब मैंने 1981 में सबसे पहले एक बहुत छोटी सी टाइनी यूनिट दिल्ली से शुरुआत किया था, जिस जमाने में कि लाइसेंस राज हुआ कर। वहां से कैरियर चलता चलता, क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद हमने काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नोएडा में शिफ्ट किया था और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी कम से कम हमने 15 साल तक चलाया। सन 2003 के बाद से जब ग्लास रिप्लेस शुरू हुआ प्लास्टिक से होना, उस समय इस ग्लास का यूनिट यहाँ पर, क्योंकि डिमांड डे बाय डे ग्लास के कम होती चली जा रही थी और प्लास्टिक का चलन बढ़ता चला जा रहा था, उस समय तकरीबन 2007 में मैं यूनिट बंद करने के बाद, क्योंकि उस समय ग्लास का यहाँ डिमांड बहुत कम हो गया था, और 2007 में मैं सबसे पहली बार चाइना गया, क्योंकि मैं शुरू से ही इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा रुझान शुरू से इंडस्ट्री की तरफ रहा है। तो मैं 2007 में जब सबसे पहली बार चाइना गया, उसी समय जब मैंने कुछ फैक्ट्रीज को विजिट किया, मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर जिस हिसाब से प्रोडक्शन है और जो इंडिया में हमारी रिक्वायरमेंट है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने वहां पर जो भी मेरे चाइनीज काउंटर पार्ट से, उनसे मैंने काफी कुछ डिस्कस किया और हमने अपने हिसाब से, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमने वहां मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू करवाई। अब दूसरा आपका सवाल आता है कि भाई ये हिंदुस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो एक नारा दिया है, इस नारे को दिए हुए 7 साल हो गए मेक इन इंडिया का, और अब कोविड के दौरान उन्होंने इसको दोबारा से काफी इसको जोर लगा के इस मुद्दे को मैं कहूंगा उठाया है। देखिए मैं इसमें कुछ एक चीजें जो मेरे तजुर्बे पे बेस हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा पूरी ऑप्टिकल फ्रेटर्निटी के साथ। देखिए एक चीज सरकार चाहती है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये सोच अब सरकारी हमारे नेताओं में ये आई, लेकिन बात यह है कि चीज को, सोच को, उसको रियली उसको ग्राउंड तक कैसे लाया जाए, इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं इसमें ये कहूंगा कि इसमें हम सब शामिल हैं, ट्रेड के लोग भी। आज हम सब लोगों को ये आदत बन गई है कि हम एक इजी गोइंग लाइफ के आदी हो गए। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है सर, उसमें बहुत ज्यादा जुझारू हो व्यक्ति ही चल पाते हैं। ट्रेडिंग सेक्टर की बात एक अलग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआती दौर में बहुत सारे परेशानियों से आदमी को गुजरना पड़ता है। वो तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंस होती हैं, टेक्निकल भी होती है। तो अब इस पे अगर बात करें कि भाई ये इंडिया में स्पेशली वी टॉक अबाउट द लेंस इंडस्ट्री, उसको हम यहाँ कैसे उसको सुचारू रूप से ला सकते हैं और उसको चला सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री देखने में, वहां पर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, अक्सर लोग चाइना जाते हैं और वो कास्टिंग की यूनिट वहां पर देखते हैं। अगर आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें तो लगता है कि बहुत सिंपल सा एक इसका प्रोसीजर है और इसमें कोई खास टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है। तो मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मशीन आज तक इजाद नहीं हुआ जिसमें कि एक तरफ से रॉ मटेरियल डाला और दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक कंप्लीट लेंस निकला है। नो, ऐसा कोई प्रोसीजर अभी तक पूरी दुनिया में नहीं है और ना ही आगे होने की कोई उम्मीद है इसकी। इट्स ए प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री, इसके बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू लेंस होके निकलता है। और मजे की बात ये होती है कि एक भी प्रोसेस में जरा सा भी फॉल्ट हो जाए तो वो पूरा लेंस, अगर हम उसको कहें कि उसकी कीमत होलसेल मार्केट में 50 रुपए की होनी चाहिए, जरा सा प्रॉब्लम हो गया तो वो उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए की रह जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है टेक्निकल इशू में। दोबारा अगर इस पर बात कर ले सरकारी तौर पे, अगर हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हमारे को इंडिया में स्पेशली स्पेक्टिकल या ऑप्थेल्मिक इंडस्ट्री में इसमें कहूँ, जिसमें कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे हमारे तमाम डिफरेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने स्पेशलाइजेशन उसमें बयान करी। अगर हम स्पेक्टिकल लेंस की बात करें, इट्स वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री। इसके लिए सबसे पहले हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड फुल्ली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल लैंड।
इसमें हमारे को रॉ लैंड अगर आप सरकार हमको दे दे कि साहब यहाँ पर आप बना लीजिए, रॉ लैंड है जहाँ की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं हमको बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्तर की चाहिए, उसमें हमारे को उसका जो लैंड है वो बहुत वेल कनेक्टेड होना चाहिए। नंबर 2, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो हमको चाहिए वो बहुत ही रेगुलर और बहुत हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। उसमें इरेटिक अगर पावर सप्लाई है, इरेटिक वाटर सप्लाई है और पुअर क्वालिटी की है तो वो बहुत बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री में खड़ी कर सकते हैं। और नंबर 3 अगर मैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री ना कह के मैं वो ट्रेडिंग कम्युनिटीज को बोलूं तो वो ज्यादा उचित वर्ड होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कारोबारियों का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग से हटकर सब ज्यादातर लोग उसमें आज की डेट में इंपोर्ट में जुटे हुए हैं। तो आज की डेट में इस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे मेरे को बड़ी खुशी भी है इस बात की कि आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमने तमाम लोगों के, अपने भाइयों के विचार सुने और बड़ा अच्छा लगा कि आज भी लोगों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जज्बा है। तो इसमें जो भी चीजें हमको चाहिए सरकार से, सबसे पहले क्योंकि इंडिया में इस समय कोई भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स वो प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल नहीं है। शुरुआती दौर में ये तमाम चीजें हमको चाइना या दूसरे मुल्कों से आयात करनी पड़ेंगी, और अगर आयात करके हमको यहाँ लगानी है तो जो आयातित शुल्क हैं इन तमाम चीजों पर, क्योंकि इस समय कोई इंडस्ट्री इंडिया में है नहीं, तो इंडिया के गवर्नमेंट के पास इससे कोई भी किसी किस्म का शुल्क नहीं जा रहा है। अगर उनकी हम एक नंबर प्राइवेट नंबर जी सर, आई गेस किसी और का बीच में आवाज आ रहा है। सुनील जी, बेसिक आइडिया अगर हम लोग इसको नटशेल में बोले तो हमें मतलब सरकार से कुछ और चीजें चाहिए जो सरकार हमें हमारे को सरकार से खैरात नहीं चाहिए। जिन पॉलिसीज की इंडस्ट्री को वाकई में जरूरत है और जिन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने पर सरकार के ऊपर 1 रुपये का भी उसके ऊपर अगर बोझ नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से मैं सुभाष जी से खास तौर पे इसमें कहूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपनी संस्था जो उन्होंने बनाई है, फेडरेशन जो बनाई है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। उसमें ये इसको एज ए स्पेशलाइज्ड इसमें एक अपनी टीम बनाए, कोर टीम बनाए, और उस कोर टीम का ये उद्देश्य हो कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सबकी समस्याओं को लेकर। आपको ये बताने में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो हमने पैनल अभी गठित किया है, इसके जो बेसिक टेनेट्स हैं, ये सारे के सारे हम इसके ऊपर में एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी जो है आपकी सारी की सारी बातों को ध्यान रखते हुए एक रिकमेंडेशंस का और एक टास्क फोर्स बना के गवर्नमेंट के सामने इसको बहुत स्ट्रांगली रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जसमीत सिंह जी, डायरेक्टर अनलिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये दिल से, जिनको कहते हैं कि लगन से ये काम करते हैं। इनके फादर की गुड़ती इनको मिली हुई है। कांच की ब्लैंक के ऊपर बबल फ्री क्रिप्टॉक से शुरू करके आज ये ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फ्री फोम की और ARC की लैब के साथ सारे हिंदुस्तान में पैन इंडिया से सप्लाई करते हैं, और सिर्फ एक ही चीज लेकर चलते हैं कि 0% जीरो एरर देना है। कोई भी किसी किस्म का उसमें एक परफेक्शनलिज्म इनकी लेंसेज में रहता है। इसके साथ साथ ये हमारे हरियाणा ऑप्टिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और टेक्निकल सेक्रेटरी हैं ऑप्टिकल एसोसिएशन के। जहाँ जहाँ पे भी हमें ऑप्टिकल ट्रेड में इनकी जरूरत पड़ती है, ये सबसे पहले कंधे से कंधा जोड़कर ऑप्टिकल भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं जसमीत जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। जसमीत जी नमस्कार, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया है, काफी आपसे जल्दी में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपका एक बहुत मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में नाम है, और आपकी राय में बिना बेसिक टेक्नोलॉजी के, जैसे कि मोनोमर्स है, रॉ मटेरियल्स में क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या मोल्ड बनाने की टेक्नोलॉजी है इंडिया में? और अगर इसके लिए भी हम अगर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो आपके हिसाब से आत्मनिर्भरता और अल्टीमेटली एक नेट एक्सपोर्टर बनने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? थैंक यू मधुर जी, स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब का, देविंदर सिंह कालरा जी का।
It's a privilege to be amongst the panelists with such eminent personalities like Darshan Lal Madan ji, Devesh Gupta ji, मेरे बड़े भाई सुनील गुप्ता जी, जितेंद्र ठुकराल जी, हरीश गज्जर जी. आई थिंक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा इसमें मधुर जी. मैं ये समझता हूं कि भारतीय होने में मेरे को बहुत गर्व है, और भारतीय खून अपने आप में एक ऐसा खून है जो आप समझिए विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ज्यादा उभार के लाता है. आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूंगा, नासा ने 6,500 करोड़ में सैटेलाइट उधर नहीं भेज पाया है, जहां पर इसरो ने मंगल यान को तकरीबन 450 करोड़ में भेज दिया. सो द पॉइंट इज, जैसे हम इस सारी चीज को देखते आ रहे हैं, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डिमांड, और वो तभी होती है जब प्रोडक्ट होती है. प्रोडक्ट लाइनेज इंडिया में जब इकोनॉमी खुली तब आई. आज प्रोडक्ट की एक डिमांड क्रिएट हो चुकी है. नाउ इट इज द टाइम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस. कॉस्ट इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी में तब आती है इफ यू आर एबल टू सेंड टेक्नोलॉजी टू द रूट्स. अगर आप टेक्नोलॉजी को निचले स्तर तक लेके आ जाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है. टुडे अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना व्हाट इट इज टुडे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ उसके पास 40 साल लगे हैं सर. उसने अपने रूट लेवल को ये वो टेक्नोलॉजी पास ऑन की है. सो देयर ऑलवेज हैज टू बी अ स्टार्ट. इट्स अ वंडरफुल टाइम टू स्टार्ट. मैं ये समझता हूं, जैसे कोविड के टाइम में अगर हम ये बात करें तो कोविड ने हमको जितनी क्षति देनी थी वो दे दी, आप समझ लो. बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे और भी बंधु कोई दे गो डाउन विद कोविड, मगर मेंटली और फिजिकली आज हम तैयार है कोविड से लड़ने के लिए. एवरीबडी इन इट्स ओन स्पेस चाह रहा है कि मैं आज बाहर निकलूं. आई वुड लाइक टू फेस कोविड. सो द काउंटडाउन फॉर द डाउनफॉल ऑफ कोविड हैज बिगन. एंड साइमल्टेनियसली आप ये याद रखिए साहब, दिन के बाद रात है, जीवन के पास मृत्यु है. जो कांटा आज 12 पे या कल 6 पे जाएगा. सो चाइना इज नॉट हियर फॉर एवर. नाउ इट इज द टाइम ऑफ इंडिया. इंडिया हैज टू राइज. यस, वी हैव द स्ट्रेंथ विद अस. बिल्कुल ठीक बात है. हम जब पैदा होते हैं सब, हमारी इंडियन इकोनॉमी ही ऐसी है कि आप भी जानते हैं कि हम अगर देह में 200-400-500 रुपए और 100 का नोट है तो हम सारे नोट एक ही जेब में नहीं रखते, अलग अलग जेब में रखते हैं. भाई कोई आगे मिल गया तो उसको ये 100 दिखाएंगे तो 100 ही लगेगा, दूसरे को 100 दिखाएंगे 100 ही लगेगा. सो एज इंडियंस वी नो दैट हमने अपने विपरीत जो कंडीशंस हैं उनमें वी हैव टू प्रॉस्पर. दिस इज द फर्स्ट थिंग. कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, मोनोमर और मोल्ड्स, दे आर टू थिंग्स. मोल्ड्स की और मोनोमर्स की ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाने की नहीं आ सकती है, बट इसको प्रोसेस करने की जरूर आ सकती है. क्योंकि जो मोल्ड्स जैसे कॉर्निंग है, आपकी बारबरेनी है, या चाइनीज कंपनी है जो ये ग्लास मोल्ड्स बनाते हैं जिससे प्लास्टिक लेंस कास्ट होता है, दे आर मेकिंग. और इनके जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी जो प्लांट कॉस्ट है या कैपिटल कॉस्ट है आज की डेट में 0 हो चुकी है. सो ओनली दे हैव अ शिपिंग कॉस्ट. एंड आपका अगर ऑर्डर अच्छा होता है तो कई बार वो शिपिंग कॉस्ट भी बेयर कर लेते हैं. आई एम मेकिंग सच ग्लास मोल्ड्स. हम प्लास्टिक की प्रिस्क्रिप्शंस बाकी सारी चीजें भी करते हैं. वी आर डूइंग ऑल टाइप ऑफ लेंसेज. बट मेरा अपना इसमें कहना है कि आप मोनोमर की फैक्ट्री या मोल्ड की फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा सकते. मोनोमर्स भी आज देखिए, मित्सुई जैसी एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जिसके पास तकरीबन सारे पॉलीमर्स हैं. सो दे आर सो बिग, दे हैव एक्वायर्ड. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट डेफिनेटली इन द होल रन मेरा अपना मानना ये है कि वैल्यू एडिशन, वी विल बी डूइंग द मैक्सिमम वैल्यू एडिशन बाय कास्टिंग दीज लेंसेज इन इंडिया. एक छोटा सा मैं इधर जरूर ध्यान देना चाहूंगा मधुर जी. आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर. मेरी एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द मैन्युफैक्चरर्स. यू नो, हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा, जैसे मेरे बड़े भाई सुनील गुप्ता जी ने बोला, इट वाज अ टफ टाइम फॉर अस अराउंड 10 to 15 years back. Same goes for the wholesalers and traders around 5 to 7 years back. It was a tough time. मगर मैं यहाँ इस पैनल के थ्रू एक और चीज पे ध्यान करना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे रिटेलर भाई भी बड़ी दिक्कत में है सर. So as a manufacturer, we take oath to support our Indian retailer, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज के साथ, अलग अलग तरीके साथ हमारा रिटेल बिजनेस भी खत्म कर रही हैं. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप समझ सकते हो, जिनको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ पॉलिसीज. सो हियर आई रिक्वेस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरर्स to support the Indian retail so that ये demand हमारे इंडिया में बनी रहे. and India is the largest, is going to be one of the largest economy and is the largest democracy. Thank you. Thank you sir, thank you so much.
श्री राजेश पटेल जी, ये भी हमारी ऑप्टिकल इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। कमल ऑप्टिकल एड प्राइवेट लिमिटेड, आप इनका नाम कमल फ्रेम से जानते हैं। और मेरे नॉलेज के हिसाब से तो बहुत सारे जो अपने मैन्युफैक्चरर इंडिया में शीट का फ्रेम बनाते हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। इनके फ्रेम्स का नाम पिछले 35 वर्षों से इंडस्ट्री को जुड़े हुए हैं। और ऑप्टिकल एसोसिएशन इंडिया को भी ये हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे हिंदुस्तान में, उसका ये सबसे पहले उनको अभिनंदन भी करते हैं और साथ में उनके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। राजेश पटेल जी के जो फ्रेम्स हैं, क्वालिटी है, वो एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके साथ कंपैरेटिवली करें तो क्वालिटी वाइज दी बेस्ट ये फ्रेम यूज करते हैं। आज ये हमारे साथ हिंदुस्तान में अपने इस ट्रेड को कैसे ऊपर लेके जाया जाए, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को कैसे ऊपर लेके जाया जाए, उसमें आज हमारे साथ से जुड़े हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं राजेश पटेल जी। राजेश जी नमस्कार। आई नो आपका वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? या मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक्स टू बंसल जी, कालरा जी, गुप्ता जी, नमस्ते तो मदन जी। ये अच्छी कम्युनिकेशन चल रही है। ये सही है, एसीटेट फ्रेम में कई जगह पे इंडिया अच्छा एसीटेट फ्रेम बना रही है, लेकिन कॉस्ट इज अ क्वेश्चन बिकॉज स्केलिंग नहीं है ये कंट्री का। सर मैं आपसे सवाल, मतलब जैसे शीट फ्रेम्स जो चाइना से हम कहीं बेहतर आप बोल रहे हैं बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कई टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, जैसे प्रॉपर फिटिंग नहीं है, लूज है फ्रेम है, और यहाँ पे फिर भी हम इतना क्यों उनसे पिछड़ गए हैं? दूसरा गए हैं, दैट इज द मेन रीजन इज स्केलिंग मधुर जी। जी जी, हम स्केल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको जैसे हरीश जी ने बोला है वी हैव टू वर्क एज अ फैमिली, वो नहीं हो रहा है। और एक्चुअली चैरिटी बिगिंस एट द होम। अगर ऐसे करते हैं तो हमारा काफी प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज है वो कहीं गुना बढ़ सकती है। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकती है और भी। जैसे जापान, अब जापान को पकड़ो तो जापान वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म हो चुका था, आज कहाँ है जापान? बिकॉज इट्स ए नेशनलिटी प्राइड। दूसरा पॉइंट यही है कि चाइना आज ऑप्टिकल प्रोडक्ट का बहुत बड़ा उत्पादक हो गया है, लेकिन उसके पहले हमको नहीं भूलना चाहिए इटली भी था, फ्रांस भी था, उसके पहले इंग्लैंड भी था। कल हम भी बन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मेरा एग्जांपल एक फार्मा कंपनी का मैं यहाँ दे रहा हूँ कि इंडियन फार्मा कंपनीज 1970s में उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन का सिर्फ 5% वो सप्लाई कर रहा था लोकल कंपनीज, जब इंटरनेशनल कंपनी 95% कर रही थी। लेकिन आज आप देखो तो 85% जो लोकल कंपनीज कर रही है और इंटरनेशनल कंपनी सिर्फ 15% पे जुड़ी हुई है। और वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी लग रही है आपको? ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उतनी नहीं है जितनी चाइना में है। यस, टेक्नोलॉजी काफी यहाँ आ चुकी है मधुर जी। एसीटेट फ्रेम्स में और मेटल फ्रेम्स में भी काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उसकी एंसिलरी, जैसे हरीश भाई ने बताया, तो वी डिडंट वर्क एज अ फैमिली और एंसिलरी डेवलप नहीं हुई है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम है। देखो, इंडस्ट्री चलाना शुरू करते हैं तो बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, एंसिलरीज डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जैसे सवाल एंसिलरीज वाला जो सवाल था, मैंने उनसे भी पूछा था, आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे मतलब पॉसिबिलिटी जो है एंसिलरी सेटअप करने की, वो कौन सी है जहाँ पे ये एंसिलरी का, सपोज करो हम एक विलेज बनाते हैं या फिर एक SEZ बनाते हैं, तो वो कौन सी स्टेट में बेटर रहेगा जहाँ पे ये कंड्यूसिव है? जगह की जरूरत नहीं है वहां। चाइना में एंसिलरीज कभी बहुत छोटी छोटी जगह पे भी बनती है, और बहुत ज्यादा ही हो रही है। किसी के घर में भी कहा हुआ, चाइना में मैं गया था तो काफी घर में भी बन रही थी। तो एंसिलरी को प्रमोट करने के लिए स्केलिंग नहीं है अपने पास।
अगर देखो एंसिलरी डेवलप हो जाए तो अपना एम्प्लॉयमेंट और अपना कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट अपने अच्छे कमाओ लड़के की तरह देखना शुरू करेगा, उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, उसी के हिसाब से फॉरेन उसका वो होएगा। तो ये अपने को ये चांस नहीं मिला हुआ है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल हमको ये चांस मिल भी जाए। ये देखो एक डेफिनेटली इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए जिसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, पेन भी आएगा और टाइम भी इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर इंडस्ट्री ने अगर जो टाइम निकाला और पेन बेयर किया और जो कॉस्ट किया वो इकोनॉमी में सब वापस आ जाएगा इंडस्ट्री के पास। जी जी। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, उसको अलग रवैये से देखने से ये इंडस्ट्री काफी बढ़ सकती है। मेरा एक वेरी थैंकफुल फॉर योर पॉजिटिव व्यूज ऑन दिस टॉपिक। हम लोग ये आपके जो पॉइंट्स हैं स्पेशली जो एंसिलरी सेटअप के, तो ये पॉइंट्स जो हैं हम लोग नोट भी कर रहे हैं सो दैट कि हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर में आगे फर्दर एक्शन ले पाए और गवर्नमेंट से बात कर पाए इस पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। श्री मुर्तजा जी, इनका नाम आप सब जानते हैं कि जितने भी हम शोरूम हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं पे इनका योगदान उस शोरूम में रहता है। सीईओ हैं दी मोनार्क एंटरप्राइज के, और मोनार्क एंटरप्राइज जो एक नाम ही अपने आप में है कि कोई भी हम अपना जब ऑप्टिकल का शोरूम डिजाइन करने की भी सोचते हैं तो सबसे पहले अगर कोई ध्यान में आते हैं तो मुर्तजा जी आते हैं। कम स्पेस में आपके प्रोडक्ट को कैसे हाईलाइट किया जाता है, ये इनकी खासियत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ही एक डिजाइनर एक भाई के रूप में जब भी इनसे कोई सलाह लेता है तो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। सारे हिंदुस्तान में जितने भी आज तक शोरूम बने हैं बड़े, चाहे वो जितनी भी कंपनियों ने बनाए हैं, वो सब में इनका एक अपना योगदान रहता है। आज हमें हमारे साथ ये जुड़ेंगे और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को कैसे ऊपर लेके जाना है और उनको कैसे अपने आप में खड़े होना है, उसके बारे में आज हमें गाइडलाइन देने के लिए आए हैं। मैं श्री मुर्तजा जी का बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हाय मुर्तजा भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन मधुर जी, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन सर, great to be on the same platform sir again after a long time. Okay, sir, you are actually the largest manufacturer for store accessories and store designing, and still what we feel is that we are very much dependent on China for most of the products, and there is a lot of import happening. What according to you has to be done by the Indian manufacturer to be self-reliant or आत्मनिर्भर in this trade? Okay, तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी ऑप्टिशियन भाइयों को, बंसल जी है, कालरा जी है, इन सबको प्रणाम करना चाहूँगा। आत्मनिर्भर, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आत्मनिर्भर मतलब क्या। आत्मनिर्भर यानी कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमारा जो मैन्युफैक्चर पूरा इंडिपेंडेंट हो। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे मोदी जी ने कह दिया कि हमने पूरा हिंदुस्तानी ही बाई करना है, इंडियन बाई करना है, हमें चाइनीज बाई नहीं करना है। मगर हैज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आदमी क्या बाई करेगा? उसको अगर क्वालिटी मिल रही है, सस्ता मिल रहा है तो आदमी बाई करेगा। चाइना सस्ता क्यों दे पा रहा है? क्योंकि चाइना की जितनी भी बड़ी कंपनीज है दे इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। हमारी इंडियन जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, ज्यादा करके हमारी मैन्युफैक्चरिंग लेबर इंटेंसिव है। हमारा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है पूरे लेबर इंटेंसिव है। हमें जो भी ये करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब चाइना पहले जीरो था और जब चाइना ने शुरुआत की तो किस तरह से शुरुआत की, क्या किया चाइना ने ऐसा जिससे चाइना आगे आया। तो चाइना ने काफी हद तक ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया। आज हमारे इंडिया में जो कंपनी है, काफी कंपनी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जो कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आदमियों पे इन्वेस्ट किया, वो कंपनी आज आगे है। आज हम देखेंगे लेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, GKB है, आज या तो एसिलॉर है,
इन लोगों ने काफी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया हुआ है। कल कोई बात कर रहा था एक लेंस कंपनी के बारे में, जो हमारी अभी बात हो रही थी लेंस कंपनी कि उनका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 0 हो चुका है। पर वो क्यों हुआ? जब उन्होंने R&D किया, रिस्क लिया, फैक्ट्री डाली और बाद में उन्होंने चलाया, वो आगे बढ़े। तो उन्होंने R&D करके नया प्रोडक्ट डेवलप किया जिसकी वजह से आज वो आगे निकल गए। हम क्या करते हैं ज्यादा करके, जो एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उसी के पीछे पड़ते हैं, उसी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा जो नया क्या किया। और चाइना आज R&D के लिए हर तरीके से रेडी है करने के लिए। एक बार चाइना का अगर लॉस होता है तो भी वो R&D करने के लिए रेडी है। चाइना के प्रोडक्ट सस्ते नहीं है, चाइना में सस्ते प्रोडक्ट भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। जो अच्छे प्रोडक्ट है, महंगे प्रोडक्ट है, वो US को देता है, सस्ते प्रोडक्ट है वो सस्ती कंट्रीज को देता है जिसकी कैपेसिटी कम है। तो उस तरह से ये है। तो इसके अंदर हमारे को 3 चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक तो R&D, एक है टेक्नोलॉजी और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम ये 3 चीज पे हम काम कंसंट्रेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, बल्क मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, क्योंकि बल्क मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तभी हमारे को प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। तो दिस आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर टू गो मूव अहेड एंड टू बिकम आत्मनिर्भर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हमें अगर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो हमें सब कुछ बताती है कि कौन से कस्टमर्स है, किसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बिकेगा। आज हमारे इंडिया की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमारे को बेस देने के लिए रेडी है कि आप जो कंट्री में एग्जीबिशन कर रहे हो या तो हम जो कंट्री में एग्जीबिशन कर रहे हैं तो आप आइए, अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए, हम आपको आने जाने का खर्चा देंगे, स्टॉल का खर्चा देते हैं, स्टॉल का, प्लस हम आपको रहने करने का खर्चा दे रहे हैं। बट इंडियन मैन्युफैक्चरर को पता है कि मेरा प्रोडक्ट और क्वालिटी वो लेवल की नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बिकेगी, या तो इंटरनेशनल लेवल की जो क्वांटिटी है उसको मैं कम्पीट कर पाऊंगा। तो आत्मनिर्भर करने के लिए हमें ये 3 चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एक है जो R&D, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Your insightful, interview has enlightened us all. Thank you so much. Thank you, Madhu ji. जिनका चेहरा आपके सामने है वो हमारी भारत की इंडस्ट्री के ऑप्टिशियन इंडिया के बहुत ही अग्रणीय हमारे बंसल साहब, सुभाष बंसल जी, जो कि MD हैं SS एग्जीबिटर के, स्विस आई केयर के MD हैं, डॉक्टर बंसल ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के वो MD हैं, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं वो ऑप्टिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और साथ में चेयरमैन है वेरियस जो लोकल स्टेट लेवल की एसोसिएशंस हैं, उनको ये अपने दिशा निर्देश देते हैं। और इनके मन में एक हमेशा रहता है कि अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे सबको साथ लेकर अपनी इंडस्ट्री को सारे हिंदुस्तान में, दुनिया में जो हमारा मेक इन इंडिया का है वो एक नारा लेके जाएं और दुनिया में सारे वर्ल्ड में हमारा एक इंडस्ट्री का अपना नाम हो। तो मैं आज बंसल साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया। सारे हिंदुस्तान के जो लीडिंग हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक मंच के ऊपर लाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, और सबको इस जूम की मीटिंग की वजह से, क्योंकि कभी भी हम एक ही टाइम पे सबको नहीं मिल पाते हैं, हमारे बीच में इतने इतने महान हस्तियां हैं जिनके सिर्फ हम ब्रांड से, नाम के, फ्रेम्स के नाम से, लेंसेज के नाम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी उनके साक्षात दर्शन नहीं हुए। तो आज सुभाष बंसल जी ने उन सबके दर्शन कराने के लिए एक ये प्रोग्राम रखा, मैं इनका बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आज का वेबिनार रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें कि इसमें हमें आगे क्या स्टेप्स उठाने हैं, और थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कीजिए जो आपके पास सवाल आए हैं ऑप्टिशियन से और देश भर से, आप उनके बारे में भी कुछ। जो सवाल बहुत सारे यही आए हैं कि जो हमारी ऑप्टिकल इंडस्ट्री है इसकी इच्छा शक्ति तो बहुत ज़्यादा है कि हम आगे बढ़ें। जैसे एक ताकत को एक जंजीरें डली हुई है ना, हमको कुछ ऐसे लगता है कि हमारी ताकत को हमने अपने ही जंजीरों से बांध रखा है।
इंडिया में स्कोप बहुत है। देवेश जी ने बताया, सबने बताया कि हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्टिकल इंडस्ट्री पहले भी यहाँ पे, अगर कुल प्लेटिंग की बात करते हैं तो हरीश गज्जर जी का नाम, जैसे आप पहले बताया कि प्लेटिंग में के मामले में तो हिंदुस्तान का वर्चस्व है ही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। और मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है आत्मनिर्भरता का, कि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी अपना क्या उसमें रखते हैं कि हमारे को उसके अगेंस्ट क्या फैसिलिटी देते हैं। उनका मेक इन इंडिया का सपना है, तो हम उस सपने को लेके, उस चीज़ को लेके कि हम इसके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको ये वाली फैसिलिटी, हमको जो सभी इंडस्ट्री से बात निकल के आई है, तो हम उनसे ये डिमांड भी करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। हम अपनी ऑपरेशन इंडिया से के माध्यम से भी ये संपर्क करने का स्थापना करेंगे। हम जो देश की अन्य ऐसे हमारे सीनियर मोस्ट जो दर्शन लाल मदान जी बैठे हैं, तो मैं इनके नेतृत्व में ही सोचता हूं कि इनके नेतृत्व में चल के हमको इनका मार्गदर्शन मिलेगा। और देवेश गुप्ता जी जो हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इंडस्ट्री को, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हरीश गज्जर जी हैं और हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं, इनके पास अच्छी नॉलेज का एक जखीरा है। तो हमको इसको लेके, इसको साथ में सबका काम करते हुए, इकट्ठे काम करते हुए, तो हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी हमारी समस्याओं को, डिस्ट्रिक्ट की समस्या को देखना चाहिए, और हम चाइना के आगे कैसे आत्मनिर्भर बने। वैसे तो देश पूरा आगे बढ़ रहा है। देखिए अब आत्मनिर्भरता के ऊपर पहली तो रोक तो यहाँ पे चाइना ने लगाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हमारी वीडियो ही उन्होंने बहुत बंद कर रखी है आत्मनिर्भरता के नाम से। शायद इसका पैनल का नाम कुछ और होता तो शायद ज़्यादा अच्छा चलता। तो इसके ऊपर होप करते हैं कि हम पूरा चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और इंडिया आगे बढ़ेगा, और पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पार्टिसिपेंट्स में जाके मेरे नाम के आगे राइट क्लिक करके पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमारा एक बार फिर दोबारा भारत का वर्चस्व भी होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। भाई साहब ने कहा कि पहले जापान, पहले वर्ल्ड वार के बाद वो रुकिया था एक बार, तो उसने अपना वर्चस्व कायम किया, और ऐसा लगता है हमको भी कोरोना के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे।